अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद और मैं हूं महेश शेर। वज़ीर दाखिला ने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि पीर या मंगल को डॉन लीक्स की तहकीकाती रिपोर्ट अवाम के सामने आ जाएगी और पिछले 2 दिन से मीडिया में खबरें चल रही हैं, लेकिन आज शाम तक भी ये मामला तय नहीं हो पाया। इसके अलावा और भी अहम इश्यूज़ हैं जिन्हें हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, आज डॉन लीक्स की रिपोर्ट में पहले तारिक फातमी साहब का नाम आया है, लेकिन उन्होंने डॉन लीक्स से लाताल्लुकी इजहार की है। इस पर बात करते हैं, लेकिन इससे पहले आपने कुछ अर्सा पहले डॉन लीक्स के हवाले से एक बात की थी। 2-3 महीने पहले जी बिल्कुल, तो पहले वो सुन लेते हैं। उसमें देखना ये है कि किसके साइज की टोपी किसके सर पे रखी जाती है, क्योंकि उसमें जो मेरी इतलात हैं उनके मुताबिक तो जो आम तरीन शख्सियत थी जो मुल्क से बाहर हैं, लंदन में इस दौरे पे, उनका नाम तो उसमें नहीं है। अब तारिक फातमी साहब पतली गर्दन तो सबसे ज्यादा उन्हीं की है, तो फातमी साहब गालिबन उसमें उन पे डाल दी जाएगी टोपी या किसी और पे डाल दी जाएगी। लेकिन ये है कि बहरहाल ये कोई रिपोर्ट गालिबन तैयार है जिसको हुकूमत सामने लाने की, लेकिन मसला ये है कि क्या उससे वो अवाम उसे कबूल कर लेंगे या नहीं करेंगे, ये अवाम के ऊपर छोड़ देते हैं। बहरहाल वो जो हुकूमत एक रिपोर्ट ला रही है उसमें जो है वो एक ब्यूरोक्रेट गालिबन जो है वो फातमी साहब के ऊपर मलबा डाल दिया जाएगा कि फातमी साहब क्लैरिफाई कर देंगे। फिर कुछ ऐसे कुछ मतलब मामला जो है हुकूमत ने कोई वो जो कमीशन बनाया था उसमें कोई मैनेज करने में कामयाब हो गई है। अब लोग कितना उसे कबूल करेंगे वो एक अलग सवाल है। डॉन लीक्स का मामला बिल्कुल तय नहीं हो रहा। तारिक फातमी साहब बिल्कुल कुर्बानी का बकरा बनने को तैयार नहीं है। वजीर आजम उनके साथ खड़े हैं, वो कहते हैं कि ये जाएगा तो ये फिर ट्रायल का मुतालबा हो जाएगा, मुकदमा चलाया जाए, फौज कितनी पोजीशन है, ये मामला हल नहीं हो रहा। ये आगे और मेरे ख्याल से तलखी पैदा करेगा। जी डॉक्टर साहब, और आज डॉन लीक्स की रिपोर्ट वजीर आजम को पेश कर दी गई है। कुछ ऐसे ही हुआ है मेरे ख्याल से। इसमें तो बड़े बड़े दिलचस्प वाकयात हुए हैं पिछले मेरे ख्याल से 48-72 घंटों के दौरान जो है ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें भी मामलात हुए हैं। फिर उसके बाद ये खबर आ गई, कुछ मामला तय नहीं हो सके, कुछ और सारी बातें हो गई, लेकिन इतना कुछ हो रहा है। सबसे अहम खबर जो है ना, इसमें मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, हुआ बड़ी मजेदार कहानी है जी। लेकिन ये जो इस वक्त न्यूज़ वन पे टिकट चल रहा है ना, ये मेरे ख्याल से सबसे अहम खबर है इस वक्त पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान की। ये जो खबर चल रही है नीचे कि जिसमें जनरल जुबैर महमूद हयात जो है वो स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड का दौरा किया उन्होंने, यानी आपके, और उनके साथ DG SPD यानी न्यूक्लियर जहां पे आपके एसेट्स हैं, न्यूक्लियर एसेट्स, वहां का दौरा किया और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का जायजा लिया है मौजूदा हालात में। ये मेरा ख्याल है अहम तरीन खबर है जी, कि वो ये ISPR ने अपने न्यूक्लियर एसेट्स का जो फौज का है, फौज की तरफ से एक बात आई है कि सब महफूज हैं हमारे न्यूक्लियर एसेट्स। क्यों है ये, क्यों ये मामला है? और जो मैं बात अफरा तफरी की कर रहा हूँ और जो मैं बात अफगानिस्तान में जो हमला हुआ है उसकी कर रहा हूँ, जिसमें मारे गए हैं जी, बहुत बड़ी तादाद, जो रीजन की सूरत हाल है। और उससे पहले मैं और भी बहुत कुछ कहता रहा हूँ। जो प्रोग्राम देखते हैं मेरे, वो 2-4 लोग 10 लोग दुआ में याद रखते हैं जितने भी हैं। एक तो ये मैं आपको पूरी कहानी जरा बताता हूँ, ड्रामा क्या हुआ है जी। लेकिन उससे पहले एक, पता नहीं क्यों ये जब से ये जो गॉड फादर का जिक्र आया है ना, ये गॉड फादर जी, ये गॉड फादर का जब से नाम लिया है आसिफ खुसा साहब ने और ये फैसले में गॉड फादर है, तो उसके बाद कुछ गड़बड़ सी हो गई सूरत। लोगों को समझ नहीं आ रहा गॉड फादर क्या है और कैसा होता है गॉड फादर, किस तरह का होता है, क्या करेक्टर है। तो मतलब अब ये नहीं, गॉड फादर तो ये ना कि एक माफिया है, उसका डॉन है, एक जराइम पेशा अनासिर का डॉन है, वो जजों को मार देता है। तो वो मैं सोच रहा हूँ, अब देसी, हम तो देसी तैरने में तो ज्यादा पता भी नहीं है, तो मेरे जहन में वो शोले फिल्म, आपने देखी शोले जी, देखिए शोले फिल्म मेरे जहन में आने लग गई बीच में। और उसके एक कैरेक्टर जो है वो गब्बर सिंह जी। अच्छा, अब गब्बर सिंह जो है वो मेरे जहन में आ रहा है, और गब्बर सिंह जो है अब क्यों, इसका मौजूदा हालात से कोई ताल्लुक नहीं, वैसे गब्बर सिंह जहन में आ रहा है। गब्बर सिंह बैठा हुआ एक जगह पे और उसके सामने
अच्छा फिर वो चूंकि जहन कुछ कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, फिर सियासत पे आ जाता है, फिर वो गॉडफादर पे, मैं इंसान हूं ना तो जहन। अब वो गब्बर सिंह बैठा हुआ है, फिर सामने दानियाल अजीज साहब आ जाते हैं अचानक, वो चलते हुए आ रहे हैं, गब्बर सिंह, इधर गब्बर सिंह बैठा हुआ, दानियाल अजीज साहब आए, फिर गब्बर सिंह बोला कितने आदमी थे, वो कह रहे सरदार 2। अच्छा फिर इधर से कह रहे अच्छा, गब्बर सिंह फिर कह रहे अच्छा वो 2 थे, और फिर 2-4 गालियां गब्बर सिंह कह रहा है कि और फिर भी खालियात आ गए। अच्छा मतलब वो इस किस्म का कोई एक माहौल सियासत और शोले फिल्म का। लेकिन एक और प्रॉब्लम ये है जी कि उसमें इस तरह की फिल्मों में होता है, एक अजय विजय वो थे ना कैरेक्टर्स, उसमें थे धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, वो सारे, और एक गब्बर सिंह कैरेक्टर था, एक ठाकुर थे, ये सारे थे। लेकिन इस पिक्चर में कोई गड़बड़ ऐसा हो गया है, कोई सारी जो मौजूदा शोले चल रही है जिसमें ठाकुर, गब्बर सिंह, अमिताभ बच्चन, वो धर्मेंद्र, सारे के सारे मिलके बसंती को बचाना चाह रहे हैं। बसंती को बचाने जा रहे हैं। बसंती भी तो कैरेक्टर था ना शोले फिल्म जी। अब ये गड़बड़ हो रही है, अब बसंती कौन है ये बहरहाल ये ऐसा, ये कोई गड़बड़ है। सब मिलके चाह रहे हैं कि बसंती कभी इधर से घोड़े पे निकल जाए, कभी इधर घोड़े से निकल जाए, ये गड़बड़ हो गई सारी कहानी। पता नहीं क्या है, वो बसंती जो है ना वो बसंती फंस जाती है। लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा कि गब्बर सिंह भी बसंती को बचाने चाह रहे हैं, तो हीरो भी बचाना चाह रहे हैं, तो ये भी, ये बारह इसका मौजूदा हालात से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन ये चूंकि वो है ना, वो गॉडफादर आ गई तो फिर दिमाग में शोर आ गई, बारह छोड़े। बसंती तो जाहिर है कि वो एक तो बसंती को बचाना चाह रहे हैं सर, बसंती फंस जाती है बार बार। अच्छा एनीवे, अच्छा अब बात ये है कि लोग बसंती कौन है, अच्छा छोड़े। अच्छा बात ये है इसमें कि तारिक फातमी साहब जो हैं, एक मामला, एक लफ्ज है डील या एनआरओ। अगर कौम पूरी पाकिस्तान की किसी एक लफ्ज पे लानत भेज रही है ना इस वक्त, लानत, तो वो ये लफ्ज है कि कोई डील हो गई, कोई सेटलमेंट हो गई, कोई मुकमुका हो गया, कोई एनआरओ हो गया। कोशिशें उसकी हो रही हैं, मैं मुस्तसल कह रहा हूं कि एनआरओ नहीं होगा, एनआरओ नहीं हुआ, एनआरओ नहीं हो सकता जी, नहीं हो सकता। कोई भी चाहे, कोई अदारे का सरबराह, कोई किसी जगह बैठ के कोई भी शख्सियत किसी ईवान में बैठी हो, इस वक्त एनआरओ नहीं हो सकता। और एनआरओ के को अवाम, आम अवाम, फौज, ब्यूरोक्रेसी, स्टूडेंट्स, बच्चे नहीं एक्सेप्ट करेंगे किसी भी डील या किसी भी एनआरओ को जी, ठीक है, कि किसी कोई भी मामला तय नहीं करेंगे, माहौल नहीं है। देखिए वजीर आजम जो हैं, जो भी हों, वो मामलात पे, अवाम के मामलात उन तक कितने आते हैं तारीख में, हमारे सामने तारीख है जी, ठीक है, वो कितना उनको इल्म होता है मामलात का आखिर तक, मुझे नहीं पता। वजीर आजम नवाज शरीफ साहब को आखिर तक पता था कि 12 अक्टूबर को क्या होना है, नहीं पता था। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा की जो हुकूमतें बरतरफ हो रही थी, तो उन्होंने फारूक गारी साहब से थोड़ी देर पहले पूछा था कि सब सही है मामला। गालिबन शेरपाल साहब ने चेक किया था, किसी और ने, आफ्ताब शेरपाल साहब, मैंने कहा था तो खैर है, और असेंबली टूट गई थी। तो वज़ीर आज़म कितनी उनको मामलात का पता होता है, जमीनी हक़ाइक़ का, वो अलग बात है। फौज में कितना जमीनी हक़ाइक़ का पता होता है, ये भी अपनी जगह एक सवाल है, ये भी अपनी जगह है ना सवाल। मैं मिसाल देता हूं आपको, मिसाल के तौर पे जनरल मुशर्रफ, परवेज मुशर्रफ साहब, जो कुछ हो रहा था 2007 में, मुशर्रफ साहब के इल्म में नहीं था। यानी मुशर्रफ साहब उस वक्त आर्मी चीफ थे, लेकिन आर्मी चीफ भी थे और सदर भी थे जी, दोनों होते थे जी। यानी तकरीबन आप समझ लें जियाउल हक साहब जैसा या अयूब खान जैसा, यानी वो आर्मी चीफ भी है और सदर भी है, लेकिन जमीनी हक़ाइक़ से वो बिल्कुल अलग डिस्कनेक्ट हो गए थे 2007 में। और इसी तरह से अच्छा ये भी होता है कि DGISI जो हैं, हम कहते हैं ना सबसे ज्यादा DGISI को पता, कई मुल्क में ऐसा भी हुए वाकयात कि DGISI को बिल्कुल इल्म नहीं। मतलब मिसाल के तौर पे बेनजीर भुट्टो साहब लेकर आई जनरल कल्लू को कि ये मेरा DGISI है, और वो जनरल कल्लू हुकूमत जो टूट रही थी, उनकी पहली हुकूमत, तो उन्होंने कहा कि जनरल कल्लू से पूछा कि सब खैर है,
जनरल कल्लू ने कहा सब खैर है, हैप्पी मिन वाला ये वो सारे गए, गुलाम इसाक खान को चेक किया सबसे, और उसके बाद हुकूमत बरतरफ हो गई। तो जनरल कल्लू उस वक्त बिल्कुल यानी थे, लेकिन एक तरह से वो लायम थे जनरल कल्लू बेनजीर भुट्टो साहबा के दौर में। अच्छा, उसके बाद अभी मेरे ख्याल उनकी तस्वीर हम मुशर्रफ साहब, एनीवे बहरहाल उसको छोड़ें। अच्छा, इसी तरह से दूसरे DGISI अगर आप देखें तो जिनको बिल्कुल मामलात का इल्म नहीं था, जनरल कल्लू की तरह बिल्कुल मामलात का इल्म नहीं था। अच्छा, जनरल कल्लू तो रिटायर्ड थे, लेकिन जो सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल थे वो मामलात का उनको पता ही नहीं था। और वो मिसाल, वो भी मुशर्रफ साहब के दौर की मिसाल है, जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट। यानी DGISI जो है वो उनको सबसे ज्यादा मामलात का इल्म होना चाहिए ना, लेकिन DGISI को मुशर्रफ साहब जो है वो सॉरी नवाज शरीफ साहब उनको आर्मी चीफ बना रहे हैं और साथ ही टेक ओवर हो गया 12 अक्टूबर। तो बात यह है कि जमीनी हकायक जो होते हैं ना, उनके ऊपर किस यानी कैसे, यानी क्या एक आदमी या सारा, ये बड़ा मुश्किल होता है समझना मुख्तलिफ मुल्कों में भी और पाकिस्तान में खास तौर पे, कि कौन सा शख्स सारी बातें जानता है या असल बात यह है कि जो अवाम क्या सोच, अवाम से आप दूर ना हो, आप अपने लोगों में ना घिर जाएं, कोई भी हो, आप अपने लोगों में ना घिर जाएं। आप जरा अवाम से पूछें कि नीचे लोग क्या कह रहे हैं, आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं ना, वो जो भी कह, अवाम की पल्स लें नीचे की। आर्मी चीफ के लिए जरूरी है कि वो MI की रिपोर्ट देखे, सीना गजट नीचे उसके लोग क्या सोच रहे हैं, ठीक है, फौज के रैंक एंड फाइल में क्या बातें हो रही हैं, ISI भी जाहिर है इस तरह करे, वजीर आजम भी सोचें, ये ना सोचें कि वो उनकी कैबिनेट क्या कह रही है, वो जो कोई भी वजीर आजम हो उनके दरबारी क्या कह रहे हैं बैठे, वो दरबारी फिर जब जबरदस्त होती है तो दरबारी के यहाँ निकल जाते हैं जी, चाहे वो साफी हो चाहे जो भी हो, वो सब इधर उधर हो जाते हैं। कहते हम तो पहले कह रहे थे, हमने तो आखिरी मिनट तक कहा था, हम तो कहते रहे, हम तो चाहते रहे, वो ये कहानी हो जाती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जमीनी हकायक से कोई भी अपने आप को अलग ना करे। और जमीनी हकायक ये है कि NRO की कोशिश भी कोई करेगा तो वो पब्लिक जबरदस्त कर देगी। पब्लिक भी तो है ना, अवाम भी तो, अवाम से मुराद फौज को भी लेने आप, फौज के अंदर के एक, मैं तो अवाम और फौज को एक ही है ना, पाकिस्तानी है ना सारे। अब पाकिस्तानी इस वक्त वाहिद चीज अगर कोई नहीं सुनना चाह रहे तो वो ये है कि कोई डील हो जाए जी। और कोई उनको भनक भी पड़ जाए, शक भी हो जाए कि डील होने जा रही है, ये NRO होने जा रहा है, वो जबरदस्त हो जाएगा। ये एक मामला हुआ और उसमें ये डॉन लीग्स का मामला, और उसमें तारिक फातमी साहब जो हैं मोहतरम, उनका नाम हर जगह आया। उन्होंने जो तरदीद की, जो गुस्से का उन्होंने इजहार किया, वो इस बात पे किया कि वो वजारत खारजा कि मैंने कहा कि वो बाहर चले गए। मेरी इतला थी कि उनको कह दिया कि शायद ये वो अपने दफ्तर में बैठे और बड़े काबिल एहतराम है। और मैं जब इस तरह से बात करता हूँ ना, तो मैं ये नहीं कि मैं जिक्र कर रहा होता कि टोपी रख दी गई सर पे, ये हो गया, ये खबरें गलत तो नहीं थी ना। आज चौधरी निसार साहब ने जलवा अफरोज बना था, वो नहीं हुए, कोई गड़बड़ है ना पीछे, सारा दिन चलता रहा मामला। अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि एक खामोश किस्म की अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश हुई, और वो ये थी कि किस तरह से इसको डॉन लीग्स के स्यापे को खत्म किया जाए, ठीक है। अच्छा, उसमें अब बात स्टार्ट हुई मरियम नवाज साहब से और फवाद हसन फवाद, ठीक है जी। अच्छा, वो तो फिर नहीं, वो कैसे करें, वो तो बड़ा मसला है, ठीक है ना। ये मैं वो बात बता रहा हूँ जो छपी हुई है अखबारों में, हर जगह, हर एक को पता है, बच्चे को पता है। वहां से चलना शुरू हुई कि मरियम नवाज में पीछे या फवाद हसन फवाद साहब में पीछे या मियां नवाज शरीफ साहब खुद हैं। यानी क्योंकि बात जो खबर छपी थी, वो खबर में तो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से थी ना, शहबाज शरीफ खड़े हो गए, एजाज चौधरी साहब ने प्रेजेंटेशन दी, ठीक है ना, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने बात की उस वक्त के DGISI से, फिर वो खबर छपी रिजवान अख्तर साहब से, वो खबर छपी सारी। अच्छा, अब बात यह है कि अब उसके बाद कमेटी बन गई, उसके बाद कमेटी बनने के बाद चौधरी निसार आए। चौधरी निसार साहब ने आके कहा कि हमने लोगों को रेडार में रख दिया है, परवेज रशीद साहब को हटाने का ऐलान चौधरी निसार कर रहे हैं जी, ठीक है। अच्छा, और चौधरी निसार कह रहे हैं कि 4-5 लोगों को हमने उसमें डाल दिया है, रेडार के अंदर डाल दिया है, और रेडार के अंदर डालने के बाद हम जो है वो 2-4 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी और कमेटी बन जाएगी। एक उन्होंने कमेटी बना दी, वो कमेटी बनी रही, उसमें MI, ISI, जस्टिस
आमिर रजा गालिबन, वो सारा वो चापा चलता रहा। अब आखिर में जाके ये हुआ कि जी मरीम नवाज साहब इसमें नहीं है, चले जी नहीं है जी। अच्छा, इसमें फवाद साहब भी नहीं है, अच्छा वो भी नहीं है, वजीर आजम खुद भी नहीं है, अच्छा खुद भी नहीं है, अच्छा उन शहबाज शरीफ खुद ही बोले थे नहीं बोले थे, क्या हुआ था, नहीं है। अच्छा, अब चौधरी निसार से जो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो कहते हैं कि ये हम इसलिए हम हटा रहे हैं, हुकूमत इसलिए हटा रही है। अच्छा, खुद एक वजीर एक दूसरे वजीर को हटाने का ऐलान कर रहा है, ये भी कमाल देखें आप, वजीर आजम नहीं कह रहे, वजीर कह रहे हैं जी। अच्छा, वो कह रहे हैं इसलिए हटा रहे हैं कि उन्होंने खबर नहीं रुकवाई। खबर बनाई किसने थी, सवाल ये है, सवाल ये नहीं कि खबर नहीं रुको, इस पे हटा दिया परवेज रशीद साहब को बेचारे। परवेज रशीद साहब का इससे यानी परवेज आज भी उनका नाम सामने आया है, कोई तो परवेज रशीद साहब ने नहीं रुकवाई। और भाई रुकवाने की बात तो थी नहीं, बात तो ये थी कि बनाई किसने, वो बनाई किसने थी। अच्छा, तो नहीं रुकवाई तो उनको हटा दिया। अच्छा, फिर जनाब ये हुआ कि बनाई किसने, परवेज रशीद साहब ने नहीं तो किसने बनाई, तो यानी तारिक फातमी ने बना के परवेज रशीद को दी, खुदा का वास्ता, और तारिक फातमी ने बना के परवेज रशीद को दी, परवेज रशीद ने आगे तो परवेज को पहले हटा दिया। अब ये वो कहते हैं ना कि गड़बड़ घोटाला, आप कहते हैं ना कि वो आप एक आदमी को ना आता हो कि पुलाव कैसे बनाना है और ना पता बिरयानी कैसे बनानी हो, मैं दोनों चीज बनाता हूँ तो एक आखिर में हलीम बन जाती है जी, ठीक है ना, ये होता है आखिर में हलीम भी नहीं, कुछ अजीब गरीब चीज बन जाती है। लोग कहते हैं ये क्या है, ये जो कहता है बिरयानी, कहता है मैं तो हलीम समझ के खा रहा था, ऐसा भी हो जाता है तमाशा। अच्छा, तो मसला ये है कि ये हो गई, ये टोटल गड़बड़ हो गई जी। डॉक्टर साहब, राव तहसीन साहब का भी नाम आ रहा है इसमें। मैं बताता हूँ ना आपको, राव तहसीन उस दिन इस्लामाबाद में ही नहीं थे जिस दिन ये वकुआ जुर्म क्राइम, जिस दिन ये वकुआ पेश आया, राव तहसीन तो बेचारे इस्लामाबाद में ही नहीं थे। अब मसला ये है कि गर्दन किसकी ढूंढे। अब वो तारिक फातमी साहब, ये तय हुआ पिछले 2-4 दिन में कि यार अच्छा वजीर आजम को भी नहीं, मरियम नवाज को भी नहीं, फवाद हसन फवाद को भी नहीं, कोई भी किसी को भी नहीं। आखिर में तारिक फातमी जो बहुत पहले बात की थी ना, उसमें बड़ी मुश्किलों के साथ ये हुआ, और मैंने साथ ये भी कहा था कि तारिक फातमी साहब नहीं मानेंगे, गालिबन मैंने ये भी कहा था जी। अच्छा, अब ये हुआ कि तारिक फातमी साहब के ऊपर डल गई वहां, तारिक तय हो गया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अब मैं जो बता रहा हूँ बात, वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वजीर आजम हाउस ने तय कर लिया इस बात को, ऑन अथॉरिटी में आपको बात ही बता रहा हूं। वजीर आजम हाउस ने अस्करी अदारों को ये मैसेज भेजा, ठीक है जी, कि हम तारिक फातमी साहब, परवेज रशीद साहब और राव तहसीन साहब पे इत्तेफाक कर चुके हैं जी, ठीक है, हमारी तरफ से ओके है। अच्छा, अब उधर फौज के लिए एक मसला, जनरल बाजवा के लिए मसला, 2 कमांड्स हैं, 2 कमांड्स, यानी एक जनरल राही शरीफ साहब के दौर के अंदर जो उनकी टीम थी उसने डॉन लीज के मसले उठाए को रखा, और फिर बाजवा साहब ने भी आके रखा, ये इंपॉर्टेंट बात है जी, ठीक है ना। और मुझे नहीं पता कि बाजवा साहब जब कोर कमांडर थे राही शरीफ साहब के, तो उस वक्त उनका डाइसेंटिंग नोट था कोई या नहीं था, इस पे कोई इख्तलाफ था या मतलब क्या था, बाबा छोड़े जी। अच्छा, और इन्होंने उधर मैसेज भेज दिया कि ये ठीक है। अच्छा, अब उधर मैसेज भेजा, उधर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में डिस्कस हुआ होगा, लेकिन अजीब सी बात, उधर भी जाहिर है कि सारे लोग MI ISI के लोग, यानी एक उधर भी GIT, उधर उस डॉन इशू में तो GIT बनी थी ना। देखा जी, अच्छा क्या करें, अच्छा आर्मी एक्ट ये वो फलाना कर आके आखिर में ये हुआ कि चौधरी निसार साहब आज जलवा फरोज होंगे जी, और जलवा फरोज होके वो ये रिपोर्ट अखबारों में छपा दी गई रात को जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आखिरी मिनट नहीं, मैं आखिरी मिनट में दिन में ये हुआ कि जब चौधरी निसार साहब ने आना था और सुबह हुई, और तारिक फातमी साहब का ये वजीर आजम, ये मैं ऑन अथॉरिटी कह रहा हूं, वजीर आजम हाउस ने ओके कर दिया तारिक फातमी साहब का, राव तहसीन का और परवेज रशीद साहब का, इनको ओहदों से हटा दिया जाएगा। तारिक फातमी साहब पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में चले जाएंगे, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में चले जाएंगे, ठीक है, और मिनिस्ट्री में सॉरी एक प्राइवेट पेट्रोलियम कंपनी में वो उनको एक जॉब दे दी जाएगी अच्छी उस पे तनख्वाह पे जी, और वो यहाँ पे उनको साइड से हटा दिया जाएगा, और परवेज रशीद साहब को भी शायद सेनेट वेनेट से हटा दिया जाएगा। कोई अंडरस्टैंडिंग, हाँ, ये मैसेज भेज दिया गया। सुने, उसके बाद आज जो है तारिक फातमी साहब ने इनकार कर दिया जी। अच्छा, वहां मैसेज जा चुका था, मैं अथॉरिटी कह रहा हूं, फौज को मैसेज भेजा जा चुका था,
اور فوج کے اندر ایک اپنی اس بات پہ ناراضگی تھی ان کے عسکری حلقوں میں کہ یار یہ کیسے ممکن ہے کہ طارق فاطمی ہم اتنا اسپیئر کر رہے ہیں، مطلب یہ کیسے ہو رہا ہے یہ طارق فاطمی کو. لیکن چلیں وہ ادھر طارق فاطمی صاحب بھی انہوں نے کہہ دیا میں تو نہیں کروں گا جی. اور وزیر اعظم صاحب نے ان کے ساتھ تصویریں چھپائیں اتروائیں سارا کر کے یہ بالکل ایسے ہوا کہ جیسے وزیر اعظم صاحب نے لندن جانے سے پہلے کہا تھا میں استعفیٰ وہاں سے بھجوا دوں گا، وہاں جا کے انہوں نے کہا جب زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی انہوں نے کہا استعفیٰ نہیں دے. اب پھر یہاں سے میسج چلا گیا پنڈی کو کہ یہ آج ہوگا، اور اس کے بعد آخر منٹ پہ وزیر اعظم ہاؤس جو ہے اس نے کہا کہ طارق فاطمی تو نہیں استعفے پہ تیار نہیں ہو رہے. راؤ تحسین صاحب کی آ گئی کہ میں کورٹ میں چلا جاؤں گا میرے اوپر اگر ٹرائل کا ڈیمانڈ ہوئی. اور ابھی یہ ڈیل یعنی پکڑے وہ کہتے ہیں نا ہانڈی پہ چڑھی بھی نہیں تھی کہ وہ دھڑپ کر کے اس کی جو نیچے آگی بجھ گئی. تو یہ ہوتا ہے NRO کی فیل اٹیمپٹ. لیکن اس آپ ذرا بریک میں اور بھی بڑے انٹرسٹنگ واقعات ہوئے ہیں. جی بالکل ڈاکٹر صاحب. ناظرین بریک سے آ کر ہم ڈسکس کریں گے کہ وزیر اعظم نے ڈان لیکس میں جو ذمہ داران ہیں ان کو ان کے عہدے سے ہٹانے کی منظوری دے دی ہے، اور طارق فاطمی صاحب نے استعفیٰ دینے سے انکار کیا ہے. اس معاملے پر ہم ڈسکشن جاری رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ رکھیے. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب بریک سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ طارق فاطمی صاحب نے استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کا ڈان لیکس سے کوئی تعلق نہیں. ڈاکٹر صاحب اب ڈان لیکس کا کیا ہوگا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں یہ سیاسی معاملات کے بعد میں آتا ہوں، یہ شعلے فلم دماغ میں پتہ نہیں کیوں آ رہی ہے پھر سے آگے پتہ نہیں، بس وہ گاڈ فادر کا ہے نا. تو دیکھیں اس میں یہ کیسے، میں صرف سوچ رہا ہوں کہ یہ ویرو اور یہ وجے اور ویرو اور ٹھاکر ان کی گبر سنگھ سے کیسے معاملہ طے ہو سکتا ہے بسنتی کے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا. مطلب اس فلم کو اگر میں دوبارہ سوچ رہا ہوں نا تو اس میں کیا ہوا تھا، بسنتی آخر میں تو بچ گئی تھی یہاں پر، لیکن وہ کسی اور وجہ سے بچی تھی. اس میں ایک مارا گیا تھا، 2 مارے گئے تھے، کیا ہوا تھا کوئی مارا دیکھتا ہوں میں دوبارہ. اچھا پھر حالات حاضر ہو تھوڑا سا وہ ذرا ٹھاکر کے ہاتھ کٹ گئے تھے. اچھا اس کے ہاتھ کٹ گئے تھے. اچھا ٹھاکر کے ہاتھ کٹ گئے تھے، ایک نے دوسرے کو بچانے کے چکر میں تھا کچھ، اس پہ بات کریں گے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ بسنتی جو ہے وہ کیا گھوڑے پہ بیٹھ کے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی تھی آخر میں، وہ میں دوبارہ فلم دیکھ کے اس پہ میں بات کروں گا، تھوڑا سا گڑبڑ ہو گیا ٹھیک ہے نا. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ سارے کریکٹر مل کے بسنتی کو اس فلم میں چلیں حالات حاضرہ پہ آ جاتے ہیں. بسنتی کا دیکھتے ہیں کیا ہے، میں دوبارہ دیکھوں گا مووی. بات یہ ہے کہ کیا بات آپ کرنی تھی ڈان لیکس. جی اب اس کا کیا ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ زبردوس. بات یہ ہے وہ جو جی آئی ٹی کا ہونا تھا بھائی، وہ جو جی آئی ٹی میں آپ کو پتہ ہے اس جی آئی ٹی میں کیا ہوا ہے، وزیر اعظم صاحب نے اس میں نظر ثانی اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. مزید 90 دن مزید اور کھنچ جائے، یعنی جے ٹی وے ٹی سائٹ دیکھیں نا، مزید اس میں رمضان آ جائیں، اس میں اور دن گزر جائیں، اس میں یہ معاملات ہو جائیں. وہ تو وہی کا وہی رک گیا معاملہ. یعنی میں کل سے کہہ رہا ہوں نا اس پہ اب بحث نہ کریں، اب بحث بند کر دیں خدا کے واسطے. پیناما لیکس میں اس جی آئی ٹی پہ بند کر دیں. میں نے کل آپ سے بات کی تھی نا، میں نے کل کیا کہا تھا کہ دیکھیں آرمی چیف جو ہیں جب وہ ان کا یعنی آئی ایس آئی اور ایم آئی کا نمائندہ تحقیقات کر رہا ہوگا تو اس دوران آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی وزیر اعظم سے ملنے جائیں اور ان کا جونیئر آفیسر بریگیڈیئر یا کرنل یا کوئی بھی آدمی وہ دیکھے کہ میرا چیف جو ہے جس سے میں نے تحقیقات کرنی ہے اس کو تو سلوٹ کر رہا ہے، تو تحقیقات کیسے کرے گا وہ؟ جی دیکھیں نا، یا تو اس دوران آرمی چیف کہہ دیں کہ میں نے وزیر اعظم سے ملنا ہی نہیں ہے 60 دن تک، تو پھر ہمیں یقین ہے پبلک کو. دیکھیں نا مجھے تو تب یقین ہے نا، آرمی چیف کہے کہ میں بالکل ایک آزاد تحقیقات ہوں گی جس کے نتیجے میں تو ہمیں پتا ہوتا ہے آرمی چیف نہیں مل رہے، ڈی جی آئی سے بھی نہیں مل رہے، وہاں سے 111 کے لوگ بھی ہٹ گئے. ورنہ تو یہ کیسے ایک عجیب سا سینیریو. نواز شریف صاحب نے ملک کو ایک ایسی جگہ لے جا کے کھڑا کر دیا ہے کہ جہاں پر پوری ریاست رک گئی ہے. جی آج صبح کرم ایجنسی میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے، آج کراچی میں واقعہ ہوا ہے، وہ بہت بڑا واقعہ ہے. پورا کراچی میں اردو بازار، اگر یہ رینجرز کاروائی نہ کرتے اردو بازار جو ہے کراچی کا وہ خدا جانے وہاں کیا ہوتا. کئی گھنٹوں تک وہاں، اور خواتین بھی اس میں ملوث تھیں جو اور تقریباً ساری رات وہاں پہ محاصرہ رہا ہے اور ایک ہنگامہ رہا ہے. کراچی بچ گیا ہے بہت بڑے سانے سے. لیکن اس کے نتیجے میں حکومت کے اوپر کیا اثر ہے؟ حکمران آپ کے کیا کر رہے ہیں؟
افغانستان میں جو کچھ ہوا ہے، میں بار بار یہ اس کو خطے میں لے جاتا ہوں، وہاں سے وہ ابھی پبلک میں نہیں کہہ رہے، یہ جو واقعہ ہوا ہے جس میں ان کے لوگ مارے گئے اور جس میں ہم نے بہت شدید دکھ کا اظہار ہے پاکستان میں کتنی بڑی تعداد میں، لیکن وہاں پر جنرل میٹس آئے ہیں، وہاں پر سارے وہاں جو بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر پاکستان اور روس کے اوپر، رشیا پہ ملبہ ڈالے، پاکستان پہ پھر ملبہ. ابھی تک پبلک میں نہیں بات کی، لیکن جو خاموشی سے جو میرے کانٹیکٹس بتا رہے ہیں کہ وہاں یہ پھر بات ہوئی ہے کہ پاکستان پہ ملبہ ڈال دیا جائے ان حالات میں. ساتھ ہی وہ ایمن القاعدہ دوبارہ زندہ ہو گئی، داعش ختم، القاعدہ زندہ، ایمن الزواری کراچی میں، وہ جو میں بتا چکا ہوں نیوز ویک کا آرٹیکل، اس کو پورے آرٹیکل کو پڑھیں، بے انتہا خوفناک آرٹیکل ہے، ٹھیک ہے نا. وہ ایک بیانیہ دنیا کے سامنے آ رہا ہے نا کہ ایمن الزواری کراچی میں کیسے آپریشن کریں، کراچی میں کیا ہوگا، القاعدہ زندہ ہو گئی، داعش ختم ہو گئی، القاعدہ زندہ ہو گئی. یہ ذکر نہیں ہو رہا کہ اس میں جو مدر آف آل دا بامز گرا ہے اس میں انڈینز کیا کر رہے تھے وہاں پہ. تو بات یہ ہے کہ یہ اس پورے صورتحال میں آپ کے سیاستدانوں نے پوری ریاست کو روک کے رکھ دیا، ایسے روک کے رکھ دیا، اور نواز شریف صاحب ذمہ دار ہیں اس کے بالکل، کیونکہ وزیر اعظم ہے نا، اکثریت ہے، وہ چاہیں تو کسی کو چند روز کے لیے وہ کہیں کہ تم بن جاؤ، اور یہ ان کی اکثریت ہے، ان کو کسی پہ اعتماد نہیں ہے، کسی پر اعتماد نہیں ہے. اگر ان کو اپنے بھائی بھی اعتماد نہیں ہے، بیگم کلثوم نواز صاحبہ کا مجھے نہیں پتا کہ وہ الیکشن لڑ کے ان کو بھی بناتے ہیں کہ نہیں، مطلب کسی کو وہ تیار ہی نہیں ہے بنانے کے لیے. اور اتنا میں آج دیکھ رہا تھا میری بہن مریم اورنگزیب صاحبہ کو، دیکھیں یہ آج ان کا تھوڑے دنوں سے سٹائل آپ نے دیکھا نا، وہ واقعی ان کا سٹائل ایز اے منسٹر انفارمیشن ہو گیا. پہلے وہ منسٹر آف اسٹیٹ تھی، ان کو پتا ہے پرویز رشید ہو گئے تو ان کا سٹائل ذرا پریزیڈینشل. میں آپ کو ایک بڑی مزیدار بات بتاتا ہوں، میں ذرا دوبارہ آتا ہوں صورتحال. جب ضیاء الحق صاحب کا دور تھا نا، جنرل ضیاء الحق کا، تو اس وقت ایک جب اسی طرح مشرف صاحب کے دور میں بھی ایک پوسٹ تھی جو وائس چیف کی پوسٹ، یعنی وائس چیف آف آرمی اسٹاف. تو وہ یہ تھا کہ صدر پریزیڈنٹ بھی ہے اور آرمی چیف بھی ہے، تو ایک وائس چیف کی کہ حالات جنگ کے حالات ہو جائیں، کچھ معاملات ہو جائیں تو ساتھ وہ ایک وائس چیف کی پوسٹ رکھی جائے. تو اس وائس چیف تھے جنرل کے ایم عارف. اچھا، وائس چیف کے ایم عارف صاحب تھے، تو جنیجو صاحب کے ساتھ کے ایم عارف صاحب جو ہیں وہ ایک دن گئے ملتان. جنیجو صاحب، کے ایم عارف صاحب، اور اس وقت میرا خیال ہے راجہ سروپ تھے، جنرل سروپ غالباً کور کمانڈر تھے. اچھا، لیکن ہوا کیا وہاں؟ یہ ہوا کہ جب وہ اس جگہ پہ وہ پریڈ یا جو بھی اس کو معائنہ کر رہے تھے، تو اس وقت ملٹری انٹیلیجنس اور آئی ایس آئی نے رپورٹ دی جنرل ضیاء الحق صاحب کو کہ کے ایم عارف صاحب کی کچھ کا جو سٹائل ہے چلنے کا، پھرنے کا، ذرا بات کرنے کا، وہ کچھ صدر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ صدر سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو. اچھا، انہوں نے ایک اس زمانے میں تو اتنا پروٹوکول ہوتا نہیں تو ایک آدھ گاڑی بھی انہوں نے ایکسٹرا رکھ لی تھی کے ایم عارف صاحب نے. اچھا، اب تحقیقات شروع ہو گئی، خاموشی سے تحقیقات شروع ہو گئی کہ کے ایم عارف جو ہیں وہ کوئی سازش تو نہیں کر رہے. جنرل اختر عبد الرحمان اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے. پوری تحقیقات ہوئی، اور تحقیقات ہونے کے بعد یہ ایک فضا ضیاء الحق صاحب کے سامنے آ گئی، یہ میری جگہ لینا چاہ رہے ہیں، یہ کوئی چکر ہے، کوئی سازش پکڑی ہے، اور کے ایم عارف صاحب کو سائڈ پہ کر دیا گیا، پری میچور ریٹائر. یعنی ایک عجیب آپ دیکھیں تاریخ میں. اور یہ بالکل مشرف صاحب کا جو آخری سال تھا جب وہ پریزیڈنٹ تھے، تو جنرل احسان جو ان کے ساتھ ڈی جی آئی ایس آئی رہے اور پھر چیئرمین جوائن ہو گئے، ان کے ٹیلی فون ٹیپ ہوتے تھے. جنرل احسان لوگ کے ٹیلی فونز مشرف صاحب ٹیپ کرتے تھے، کیونکہ وہ ایک اندر ہو جاتا ہے نا کہ اندر کیا اندر سے مطلب گڑبڑ. اب مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اس پوزیشن میں آ گئے جہاں ان کو کسی پہ اعتبار نہیں ہے، کسی پر بھی اعتبار نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کہ فواد پر بھی ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو یہ کہ میں جاؤں گا یہ جائے گا، یہ کرے گا، وہ بالکل خاموش. اور وہ تصادم کی فضا بنا رہے ہیں، وہ تصادم وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح یہ پینما یعنی کرپشن کا معاملہ ہٹ جائے اور یہ ہو جائے کہ تصادم پھر فوج کے ساتھ ہوا میرا، اور میں دیکھو میں فوج کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہوئی اور میں تو نکل گیا، مجھے کام نہیں کرنے. لیکن اس میں پرابلم ہے، اس میں پرابلم ہے، تصادم نہیں ہو رہا. دیکھیں تصادم ہو اس لیے نہیں ہو پائے گا، اس کی وجہ یہ کہ درمیان میں اور واقعات. اب جیسے میں نے آج کہا نا کہ اب مجھے بتائیں چودھری نثار صاحب کل پریس کانفرنس کیا کریں گے آ کے، کس کو ذمہ دار. انڈرسٹینڈنگ جب ہو گئی تھی، جب آپ دونوں کی خاموش، جس کے اوپر لوگوں نے جس کے اوپر ریئیکشن تو بات کی بات ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ آپ نے کر لی تھی فوج کے ساتھ خاموشی سے کہ ہم ایسے کرتے ہیں، وہ بھی زبردوز ہو گئی.
देखिए ना, तारिक फातमी साहब अमेरिका गए थे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से मिलने, याद है ना? ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं मिले थे, किससे मिले थे वहां? क्या तारिक फातमी साहब को कहीं से इशारा है? तारिक फातमी साहब की फैमिली अमेरिका में से। तो बात ये बड़ी एक जो है ना, एक मैं अभी कहीं सुन रहा था, तारिक फातमी साहब ने बड़ा उसका मुजाहरा किया, बड़ा जबरदस्त किया, लेकिन तारिक फातमी साहब, एक मिनट होल्ड ऑन, तारिक फातमी साहब जो है वो नेशनल सिक्योरिटी में बैठे हुए इस वक्त। परवेज रशीद नहीं बैठे हुए, नेशनल सिक्योरिटी के मामलात फॉरेन में ऑफिस में तारिक फातमी साहब बैठे हैं, जिनको आप जो जिनके ऊपर जिनकी आप गर्दन फंसाने लगे थे, वो अभी ऑफिस में बैठे हुए हैं, जिनका नाम आज आना था जी, ठीक है। उन्होंने कल कहा मैं बैठा हूँ दफ्तर में काम कर रहा हूँ जी, और नेशनल सिक्योरिटी के अफेयर्स, प्रॉपर नेशनल सिक्योरिटी के अफेयर्स देख रहे हैं, मुल्क की खारजा पॉलिसी, और आज उनको उनका नाम अनाउंस करना था। परवेज रशीद साहब तो इतना, देखिए परवेज रशीद साहब, राव तहसीन का ताल्लुक तो नेशनल, आप ब्रेक लें, ब्रेक के बाद बात करते हैं। नाज़रीन ब्रेक से आगे मजीद गड़बड़ क्या, मजीद आगे क्या गड़बड़ है उसकी बात। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, तो अब आगे क्या हो सकता है डॉन लीग्स के मामले में? वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि वो मुशावरत करें अपने जो उनके पुराने जिन लोगों ने देखे हुए हैं अप्स एंड डाउन्स, राजा जफरुल्लाह साहब के साथ बैठे हैं, जफर अली शाह साहब अगर नाराज भी हैं किसी बात पर उनके साथ बैठे हैं, साद रफीक साहब के साथ बैठे हैं, उन्होंने अप्स एंड डाउन्स देखे हुए। जो ख्वाजा आसिफ साहब, एक बिल्कुल वो अपने उन रुफाका के साथ जो बिल्कुल जिन्होंने अप्स एंड डाउन देखे, ब्यूरोक्रेट्स को साइड पे कर दें सारे ब्यूरो, और वो बैठ के और अपनी फैमिली को साथ बैठे हैं, और वो देखें कि इस बहरान से कैसे निकालना है। ये बहरान बढ़ रहा है और ये जा रहा है तलखियों की तरफ, देखे ना, ये तलखियों की तरफ जा रहा है। हारून रशीद साहब ने आज जो कॉलम लिखा है, वो कह रहे हैं हारून रशीद साहब दो सिर्फ रास्ते हैं कि सियासतदान आपस में बातचीत करें या फौज मुदाखलत करे। फौज का, और साथ ये भी कह रहे हैं कि फौज का मुदाखलत करना अच्छा हल नहीं है, ये हारून रशीद साहब ने अपने कॉलम में लिखा है, और कभी भी माशाल्लाह ना हल होता है ना, और मजीद मुसीबत पैदा होती है। बिल्कुल। लेकिन मैं आपको, मुझे जिस बात का अंदेशा है, देखिए मुझे इस बात का अंदेशा है कि जो बुनियादी मसला था इस पूरे झगड़े में, वजीर आजम साहब अगर रहना चाहते हैं अपनी सीट पे तो फिर बहरान बढ़ेंगे, लेकिन फिर बहरान बढ़ेंगे, फिर सड़कों में इमरान खान आ रहे हैं, फिर जरदारी साहब पीपल्स पार्टी के जलसे शुरू हो गए, ये हो गया वो इसका, और साथ ही अब ये डॉन लीग्स का मसला जो एक बहुत ही भोंडे अंदाज में वाकयात पेश आए हैं पिछले, यानी इसका मतलब ये होगा कि चले तमाम शख्सियात को निकाल दें, तारिक फातमी साहब भी कह रहे हैं कि नहीं, तो फिर आखिर में तो फिर फिर मैं चाय पिला रहा था वहां पे, मुझे डाल दें उठा के, मैं चाय पिला रहा था कि बावर्ची को डाल दें वज़ीर आज़म में, तो किसने दिया? फिर किसी को तो डालें, खुदा को हल्क मुझे डाल दें, वाकई मैं था, मैंने कौन था, कोई नहीं मान रहा। यानी देखिए ना, ये तो बिल्कुल अजीब सी बात होगी। यानी राव तहसीन साहब बेचारे, उनका वो भी नहीं, फातमी साहब भी नहीं, एजाज चौधरी साहब बाहर चले गए, वो उधर नहीं, तो फिर अब चौधरी निसार साहब को क्या रिपोर्ट लाएंगे, किस पे इत्तेफाक हुआ? उन्होंने कहा ना इत्तेफाक हो गया, तो किस पे इत्तेफाक हुआ? कुछ है ही नहीं, कुछ था ही नहीं। मैंने कहा ना, ये एक चीज बन रही थी, ना एनआरओ हुआ ना कुछ तय हुआ। एक इन्होंने मैसेज भेजा, उधर से शायद पता नहीं हाँ या ना में क्या जवाब आया फौज की तरफ से, लेकिन उधर भी डिस्कस, इधर से ये जबरदस्त हो गया मामला। अब ये तो बात, इसमें मुझे जो अंदेशा है ना, मुझे अंदेशा पैनामा लीग से रेलिवेंट हो रहे हैं, डॉन लीग्स इरेलीवेंट हो गई हैं। अब आज के बाद आप छोड़ देंगे इस पे। मुझे जिस बात का अंदेशा है वो ये है कि इस दौरान जो मैं बार बार कह रहा हूं कि रियासत का अहम तरीन मसला था ये रद्दुल फसाद, ये ज़रबे अज़्ब, ये जो कराची बलोचिस्तान, जो बाहर के पावर्स आपके मुल्क को देख रही हैं कि उन्होंने डिस्टेबलाइज करना है, क्या हंगामे करने हैं, क्या वो इन हालात को देख रहे हैं। और इसीलिए मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि मेरे नजदीक सबसे इंपॉर्टेंट खबर वो है जिसमें जनरल जुबैर याद ने दौरा किया जी, ठीक है, बिल्कुल। अब बात यह कि इन हालात में अगर वो देखें कि ये हुक्मरां ये ऐसे सब इंगेज हो गए, ये तो उसमें फिर वो दहशतगर्दी के वाकयात, मुझे अंदेशा है कि दहशतगर्दी के वाकयात, बड़े सियासतदान, ठीक है, अवाम, कोई कहीं पर जो है, क्योंकि सब उसमें हो गए ना कि मैं हूं अगला मैं बनूंगा, उसमें चले गए, बुनियादी बात को सब भूल गए जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं पाकिस्तान के, और दुनिया कैसे देख रही है, वो घात लगा लोग देख रहे हैं आराम से। कल बशन यादव किधर गया, वो कर्नल जो गायब हो गए थे नेपाल से, उनका क्या बना, मतलब वो सारे के सारे मामलात को छोड़ के वो सब चूंकि लग गए हैं अपनी अनाओं के अंदर, अपने पैसे के अंदर, अपनी सीटों में, उसमें दहशतगर्दी के
बड़े वाकयात और अफरा तफरी का खतरा। मैं बार बार ये बात कहता हूं क्योंकि हर रोज मुझे वो क्या कहना चाहिए कि वो कहते हैं ना, इंडिकेटर आते हैं, इशारे आ रहे होते हैं कहीं से दाएं बाएं से कि कहीं दहशतगर्दी हो सकती है इस पूरे अरसे में बड़े पैमाने पे। बाहर के असेसमेंट्स भी यही हैं, बाहर के लोग भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान को कैसे हिट करना है। पाकिस्तान के अंदर जिन पार्टियों को या जो भी ग्रोह थे, जिनके ऊपर टारगेट ऑपरेशन हुए थे ये ज़रबे उसके दौरान, वो प्लानिंग कर रहे हैं सारी। तो अल्लाह ताला खैर करे, हुक्मरानों को जल्द, इससे पहले कि दहशतगर्दी के वाकयात शुरू हों, इनको अपने मामला संभाल लेने चाहिए। और मेरे ख्याल से वक्त बहुत कम है, वक्त इनके पास बहुत कम है, जल्द फैसला करें। ये रेलिवेंट हो गई है JIT और पैनामा लीक्स और ये सारा ये ब्राउन लीक्स, ये रियासत को बचाने के लिए जल्द फैसला करें, वरना फिर वक्त खुद फैसला करेगा। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, कल दोबारा मिलते हैं इसी वक्त नई खबरों के साथ, नए तजज़िये के साथ। मैं शेर की तरफ से खुदा हाफिज़। शुक्रिया डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।